नमस्कार। चलिए आज हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं हिंदी शॉर्ट फिल्म नौकरानी को। एक ऐसी कहानी जो एक बिल्कुल साधारण से घर की दीवारों के पीछे पनप रही है, और यकीन मानिए ये कहानी आराम से बैठने नहीं देगी। फिल्म की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। कोट है, हर घटना के पीछे एक कहानी या कोई राज छुपा होता है। ये बस एक लाइन नहीं है, ये एक तरह से एक हिंट है, एक इशारा है कि जो शांति अभी दिख रही है ना, उसके नीचे एक बहुत ही भयानक सच दबा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है एक खामोश घर से। सीन सिंपल सा है, एक केयरटेकर है और उसका एक मरीज। सब कुछ एकदम शांत, इतना शांत कि अजीब लगे। और बस यही इस कहानी का पहला जाल है, एक धोखा देने वाली शांति। अब जरा यहाँ के कैरेक्टर्स को समझते हैं। एक तरफ है सुनीता, केयरटेकर, जो अपने रोज के काम करती हैं, खाना, दवाई, सफाई। और दूसरी तरफ हैं मिस्टर सहानी, जो पिछले 7 साल से पैरालाइज्ड हैं, हिल भी नहीं सकते, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट। ये जो नॉर्मल सा सेटअप लग रहा है ना, असल में यही इस कहानी की सबसे कमजोर कड़ी है, जो बस टूटने ही वाली है। और फिर आती है उनकी बेटी प्रियंका की एक रिक्वेस्ट। देर रात वो सुनीता से कहती है, क्या आप आज रात रुक सकती हैं? सुनीता का मन तो नहीं होता, पर वो मान जाती है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि ये उस जाल का पहला कदम है जिसमें वो फंसने वाली है, हमेशा के लिए। और इसी के साथ शुरू होता है रात का असली खेल। उस खामोशी में अब दरारें पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे हकीकत का वो भयानक चेहरा सामने आने लगता है। अब जरा देखिए चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। रात का 1 बजा है, एक अजीब सी आवाज आती है और सुनीता की नींद खुल जाती है। सिर्फ 5 मिनट बाद उसे अपने कमरे के बाहर जमीन पर एक घड़ी पड़ी मिलती है। अजीब है ना? पर अगले 5 मिनट में जो होता है वो नामुमकिन है। सुनीता मिस्टर साहनी को चेक करने जाती है और वो आदमी जो 7 साल से हिल नहीं सकता था, वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है, अपने आप। यहां से डर आम डर नहीं रह जाता। सोचिए सुनीता की हालत। वो बिल्कुल अकेली है, घबराकर प्रियंका को फोन करती है, लेकिन फोन लगता ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं है, कोई मदद नहीं। और जब वो हिम्मत करके वापस कमरे में जाती है तो डर की सारी हदें पार हो जाती हैं। मिस्टर साहनी अब बिस्तर पर नहीं, वो खिड़की के पास खड़े हैं, बिना किसी सहारे के। ऐसा लगता है जैसे इस घर में अब साइंस और लॉजिक काम करना बंद कर चुके हैं। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। मिस्ट्री से अब हम सुपरनैचुरल हॉरर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम उस वादे तक पहुंचने वाले हैं जो इस घर की नींव में, इसकी दीवारों में दफन है। जैसे ही सुनीता दोबारा कमरे में घुसती है, उसके सामने एक विजन आता है। लेकिन ये उसकी अपनी याद नहीं है, ये उस घर की याद है जो जबरदस्ती उसके दिमाग में डाली जा रही है। फ्लैशबैक, हम सीधे 16 साल पीछे चले जाते हैं, उस एक पल में जहां से इस घर पर हमेशा के लिए एक काला साया छा गया था। एक मां अपनी बेटी से आखिरी बार कह रही है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा, हमेशा के लिए। सुनने में ये प्यार भरा वादा लगता है ना? पर असल में ये प्यार नहीं, ये एक श्राप है। एक ऐसा बंधन जिसने इस पूरे घर को एक कब्रिस्तान में बदल दिया है। तो अब सब कुछ साफ हो जाता है। सुनीता को समझ आ जाता है कि वो किसी भटकती आत्मा से नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश से लड़ रही है। पर अब समझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रॉपर प्लान है। सुनीता भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि मेन डोर पर बाहर से ताला लगा है। वो अपने कमरे में खुद को बंद करती है तो पता चलता है कि खिड़की में कीलें ठोकी हुई हैं। ये घर अब घर नहीं, एक पिंजरा है, और शिकारी सामने है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए मिस्टर साहनी। थोड़ी सी जद्दोजहद होती है और फिर सब शांत। सुनीता की चीखें उन्हीं दीवारों में कहीं खो जाती हैं, और उसकी मौत के साथ ही उस राज से पर्दा उठता है जिसे ये परिवार इतने सालों से इतने सलीके से छिपाता आ रहा था। तो अब पेश है इस परिवार का असली सच। यहां अब डर या हॉरर नहीं है, बल्कि एक ठंडा, कैलकुलेटेड प्लान है, खून से लिखा गया एक षड्यंत्र। तो बात यह है कि मां की आत्मा कोई भटक नहीं रही है, उसे जानबूझकर यहां रखा गया है, काली विद्या के जरिए। मरने से ठीक पहले उसने ये सीखा था, पर इसकी एक कीमत है। उसकी आत्मा को इस दुनिया में रखने की कीमत हर साल एक इंसानी बलि है। और ये पूरा एक सिस्टम है, एक सालाना रिचुअल,
स्टेप 1, एक ऐसे मजबूर नौकर को ढूंढो जिसे पैसों की सख्त जरूरत हो। स्टेप 2, उसे किसी बहाने से रात में घर पर अकेला रोक लो। स्टेप 3, माँ की आत्मा पैरालाइज्ड पिता के शरीर पर कब्जा करती है। स्टेप 4, और फिर उस शरीर का इस्तेमाल करके शिकार को खत्म कर देती है। इस बलि से उस आत्मा को 1 और साल तक रहने की ताकत मिलती है। एकदम एक मशीन की तरह काम करता है ये पूरा प्लान। और आखिर में हम इस खूनी विरासत को देखते हैं। ये एक लेगेसी है, बुराई का एक ऐसा साइकिल जिसे तोड़ने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। सुबह के 4 बजे हैं। प्रियंका घर वापस आती है। घर में खून की महक है, पर उसके चेहरे पर ना कोई हैरानी है ना कोई डर, बस एक अजीब सी शांति। और यही शांति इस बात का सबूत है कि वो इस गुनाह में पूरी तरह से शामिल है। और इसके बाद जो होता है वो शायद फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग सीन है। वो बिना किसी झिझक के सुनीता की लाश के पास जाती है, जमीन पर फैले खून में अपना हाथ डुबोती है और सोचती है पापा कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। फिर वो अपने पिता के कमरे में जाती है और उनके बगल में आराम से सो जाती है। ये उसके लिए कोई हादसा नहीं, ये एक परंपरा है, उसके परिवार का सच। 16 माँ को मरे हुए 16 साल हो चुके हैं। इसका मतलब कम से कम 16 बलियां, 16 मासूम लोग जिनकी कुर्बानी दी जा चुकी है, शायद इससे भी ज्यादा। सोच कर देखिए। तो आखिर में इस परिवार के लिए पूरा होने का मतलब यही है, दर्जनों मासूमों की जान लेकर साहनी परिवार कंप्लीट रहता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? और इसका जवाब जो फिल्म देती नहीं है, पर हम समझ सकते हैं, शायद सबसे ज्यादा डरावना है। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।